हाय हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? दिस इज श्री कृष्णा भुजानी एंड यस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोना रिवाइज चार्ज ऑफ जीएसटी फॉर बोथ सीए एंड सीएमए इंटर स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले वीडियो पे मैंने फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर दैट इज जीएसटी का बेसिक्स एंड सप्लाई अंडर जीएसटी पूरा की पूरा अच्छे से रिवाइज करवाया था। एंड आपको अगर नोट्स चाहिए होंगे तो डू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है सर, सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते अब चार्ज ऑफ जीएसटी। ये क्या होता है सर? चार्ज ऑफ जीएसटी मैं अज्यूम करूंगी कि आप लोग एक बार फुल फ्लेजेड पढ़ के आए हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज इट। ठीक है, डिटेल में रिवीजन होगा, सो डोंट वरी। देखो सर, आपको पता है कि टैक्सेबल इवेंट कौन सा होता है? टैक्सेबल इवेंट जीएसटी में क्या होता है? सप्लाई। जैसे ही सप्लाई हुआ दैट मीन्स इसमें जीएसटी लग सकता है। ठीक है, अब जीएसटी चार्ज करना है, जीएसटी लेवी करना है, जीएसटी कलेक्ट करना है। इनके प्रोविजंस कौन से सेक्शन में दिए हुए हैं सर? सेक्शन नंबर 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। तो जो सेक्शन 9 है सर जीएसटी एक्ट का, वो कौन सा सेक्शन है सर? चार्जिंग सेक्शन ऑफ जीएसटी। ठीक है, सो प्रोविजंस रिलेटिंग टू लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी वो किसमें कंटेन्ड है? सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी। और आईजीएसटी का लेवी एंड कलेक्शन किसमें कंटेन्ड है सर? सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अभी सर जो सीजीएसटी एक्ट है 2017 वो कहां तक एक्सटेंड होता है? टू होल ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन जो एसजीएसटी एक्ट है 2017 वो सिर्फ उस रेस्पेक्टिव स्टेट तक ही एक्सटेंड होता है। मतलब अगर छत्तीसगढ़ का एसजीएसटी एक्ट है तो वो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ तक ही एक्सटेंड होगा। महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में एक्सटेंड होगा। इसका मतलब सीजीएसटी एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एंड एसजीएसटी एक्सटेंड्स टू ओनली in that respective state. ठीक है सर, now you will say that India, but इसमें जीएसटी में एक बहुत ही अच्छे से डेफिनेशन दिया गया कि इंडिया क्या होता है। क्या सिर्फ ये, सॉरी बहुत ही गंदा बन गया, ये देखो, ये ऐसा इंडिया होता है, ये इतना पार्ट कि इसके बाहर जो वाटर्स है वो भी इंडिया है। ठीक है, ये सारी चीजें अपन इंडिया के डेफिनेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, सो नाउ इंडिया मतलब जमीन, पानी, हवा। ठीक है, एयर, वाटर एंड लैंड। व्हाट इज लैंड? द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज रेफर्ड टू इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टेरिटरी ऑफ इंडिया। व्हाट इज एयर? द एयर स्पेस अबव इट्स टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर। मतलब जमीन और पानी के ऊपर जितना भी एयर स्पेस कवर कर रहा है वो भी किसमें कवर होगा सर? इंडिया में। ठीक है, अब अपन वाटर की डेफिनेशन देखते हैं। वाटर क्या होता है? तो देखो सर, जैसे आपकी ये बेस लाइन है, व्हाट इज दिस बेस लाइन? इमेजिन दिस, यहाँ पे ऐसे करके वो इंडिया है। ठीक है, और ये है आपका बेस लाइन। ठीक है, ये आपकी ये बेस लाइन, ये इंडिया यहां तक। अब इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक, इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक जो टेरिटोरियल वाटर है वो भी इंडिया में कवर्ड होंगे। इसका क्या मतलब हुआ सर? कि इधर इस वाटर पे कुछ भी सप्लाई होता है, ठीक है, शिप्स में कोई सर्विस दी जाती है इस वाटर में, वो भी किसमें कवर्ड होगा? इंडिया में। एंड उसमें भी क्या लगेगा सर? जीएसटी लगेगा। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स आप बोलोगे क्या होता है? देखो, व्हेन यू आर इन लैंड, जब आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है तो व्हाट यू यूज? केजी एज द मेजर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, किलोमीटर, व्हाट इज केजी? किलोमीटर्स, सॉरी किलोमीटर्स। ठीक है, बट अगर वाटर के केस में हम क्या मानते हैं उसको? नॉटिकल माइल्स। ठीक है, 1 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर्स। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया था कि कंफ्यूजन ना हो। देखो, तो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स आपका टेरिटोरियल वाटर, बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स जो आपका ये कंटेजियस जोन है, ठीक है, वो भी इंडिया में कवर होगा। ओके, एंड देन बेस लाइन से अगर आप देखोगे तो 200 नॉटिकल माइल्स तक जो आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, दैट टू विल कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ वाटर एंड एट लास्ट इन इंडिया। ठीक है, सो ये सब आपका क्या है सर? वाटर में कवर्ड है। ठीक है, सो फटाफट ये बता देती हूँ। टेरिटोरियल वाटर्स, सी बेड, मतलब आपका जैसे ये वाटर है, ठीक है, इसके अंदर जितना भी गहरा पूरा सी बेड, सब सॉइल, हर चीज किसमें कवर्ड है? इस वाटर के डेफिनेशन में कवर्ड है। तो सी बेड, सब सॉइल, अंडरलाइंग सच वाटर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और कोई भी अदर मैरिटाइम जोन जो किसमें रेफर्ड है सर?
टू इन द टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरिटाइम जोन एक्ट, इसका भी एक एक्ट है, ठीक है। सो ये था आपका इंडिया का डेफिनेशन, लैंड, वाटर एंड एयर। नाउ लेट्स कम टू, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है? इंटरस्टेट क्या होता है, कैसे इंटरस्टेट कैसे निकालते, कैसे पता चलेगा, एंड इंटरस्टेट क्या होता है, फटाफट बताती हूँ। इंटरस्टेट सप्लाई किसमें डिफाइन किया गया, कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया? सेक्शन नंबर 7 ऑफ आईजीएसटी 2017, जिसमें क्या बोला गया है, जहां पर भी लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई टू डिफरेंट स्टेट्स में है, तो आपको पता है कि वो क्या होता है सर, इंटरस्टेट सप्लाई, जिसमें क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है। अगर दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज है तो भी उसको क्या मानेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई ही मानेंगे। एंड अगर एक स्टेट से दूसरे यूनियन टेरिटरी में कोई सप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा सर, वो भी इंटरस्टेट सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो देखो, और अगर कोई भी इंपोर्ट ऑफ गुड्स होता है या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस, वो इंपोर्ट होता है, मतलब इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस, वो भी किसमें कवर्ड होगा सर, इंटरस्टेट सप्लाई में, ठीक है। उसके बाद आप देखो, जब आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया में है, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, तो भी क्या माना जाएगा, वो इंटरस्टेट सप्लाई। आपका सप्लायर का लोकेशन क्या है, इंडिया में, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पर है सर, आउटसाइड इंडिया में है, सो दैट टू विल कवर्ड अंडर दिस इंटरस्टेट सप्लाई, ठीक है। उसके बाद टू और बाय एसईजेड यूनिट और डेवलपर, ऑलवेज रिमेंबर दैट कोई भी सप्लाई, ठीक है, एसईजेड यूनिट और डेवलपर को करते हुए या फिर उससे कोई सप्लाई आपको मिलती है, तो वो केस में हमेशा उसको क्या माना जाएगा, इंटरस्टेट सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। इन टैक्सेबल टेरिटरी नॉट बीइंग इंट्रास्टेट सप्लाई एंड नॉट कवर्ड एल्सवेयर, मतलब क्या होता है, अगर ये टैक्सेबल टेरिटरी में आपकी कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, ना तो वो इंट्रास्टेट है, ना ही वो और कहीं कवर्ड है, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम इसको कौन सा सप्लाई माने, तो ऑलवेज अज्यूम दैट इट इज व्हाट, इंटरस्टेट सप्लाई, ठीक है। ये हो गया सर आपका इंटरस्टेट सप्लाई। अब अपन पढ़ते हैं सर इंट्रास्टेट सप्लाई। इंट्रास्टेट सप्लाई क्या होता है सर, देखो इंट्रास्टेट सप्लाई क्या होता है, सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में दिया हुआ है। इसमें क्या होता है, जहां लोकेशन ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट या फिर सेम यूनियन टेरिटरी में है, वो आपका क्या हो जाएगा, इंट्रा, विद इन द सेम स्टेट और विद इन द सेम यूनियन टेरिटरी। एक्सेप्ट क्या है, वही एसईजेड यूनिट और डेवलपर, जो ऑलवेज क्या होता है, इंटरस्टेट सप्लाई होता है। उसके बाद जो आपने गुड्स इंपोर्ट किए हैं वो, एंड अगर आपने टूरिस्ट को कोई सप्लाई किया है विच इज अंडर सेक्शन 15 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, इन तीनों केस में क्या लगता है सर, आपका इंटरस्टेट सप्लाई, ठीक है। अब आ जाओ सेक्शन नंबर 9 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, सेक्शन जो है वो आईजीएसटी एक्ट में जो दिए हैं वो पढ़ रहे हैं। इसके बाद वी विल स्टार्ट सीजीएसटी एक्ट के सारे सेक्शंस। 3 सेक्शन आपको बताने थे मुझे, इंटरस्टेट सेक्शन 7, इंट्रास्टेट सेक्शन नंबर 8 एंड ये सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर विच इज सेक्शन नंबर 9, ठीक है। आ जाओ सेक्शन नंबर 9 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, जब लोकेशन ऑफ सप्लायर या फिर प्लेस ऑफ सप्लायर दोनों में से कोई भी किसमें है सर, आपका टेरिटोरियल वाटर्स में है। कहां पर है सर, यहां पर टेरिटोरियल वाटर्स में है। क्या चीज, क्या तो लोकेशन ऑफ सप्लायर या तो प्लेस ऑफ सप्लायर। उस केस में क्या माना जाएगा सर, डीम्ड टू बी द नियरेस्ट कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी। कौन से स्टेट में सप्लाई हुआ है हम कैसे मानेंगे, ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि पानी में सप्लाई हुआ है, ठीक है। तो पानी में सप्लाई जब होता है ना, तब हमको क्या देखना होता है, जो नियरेस्ट कोस्टल स्टेट है, जो इसमें बाउंड्री में टच कर रहा है, जो भी पास वाला स्टेट, हम मानेंगे कि वहां पर सप्लाई हुआ है, एंड फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे कि ये इंटर है कि इंट्रा है, ठीक है सर। ये हो गया आपका टेरिटोरियल वाटर में जो सप्लाई होता है वो। बेसिक्स अपने क्लियर है, ठीक है। नाउ विल कम टू सेक्शन नंबर 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट ऑफ 2017, लेवी एंड कलेक्शन। सो यहाँ पर टोटल अपने पास 5 सब सेक्शंस है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 9(1) में क्या लिखा हुआ है सर, इट इज नॉर्मल लेवी एंड कलेक्शन। इसमें बस ये बताया गया है कि कोई भी टैक्स, चाहे वो सीजीएसटी हो, चाहे वो क्या हो सर, आईजीएसटी हो या फिर एसजीएसटी हो, वो किस पे लगता है। सीजीएसटी और एसजीएसटी आपको पता है कि इंट्रास्टेट सप्लाईज में लगता है, और आईजीएसटी किस में लगता है सर, इंटरस्टेट सप्लाईज में लगता है। एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। क्या एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में कभी भी जीएसटी लगता है क्या, नहीं, इट इज आउट ऑफ द परव्यू ऑफ व्हाट, जीएसटी, ठीक है। अभी देखो आपको पता है कि टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है, किस पे लगता है, किस पे लगता है, वैल्यू पे लगता है। और कैसे लगेगा,
with the help of this rate of GST. So टैक्स लगेगा आपका वैल्यू पे with the help of this rate. तो वैल्यू कौन डिटरमाइन करेगा सर? इट इज डिटरमाइंड एज पर सेक्शन नंबर 15, जो हम आगे वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में पूरा रिवाइज करेंगे कि कैसे वैल्यू निकाली जाती है जिसपे जीएसटी चार्ज होता है, एंड विथ व्हाट रेट इट इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। और मैक्सिमम रेट ध्यान रखना कि सीजीएसटी के केस में इट इज 20% एंड आईजीएसटी के केस में इट इज 40%। ठीक है सर, ये हो गया आपका 9(1). 9(2) क्या बात करता है? सप्लाई जिसमें टैक्स जो है वुड बी लेविड विद इफेक्ट फ्रॉम नोटिफाइड डेट। जब जीएसटी काउंसिल नोटिफाई करेगी तब इन प्रोडक्ट्स पे क्या लगेगा सर? टैक्स लगेगा, जैसे कि आपका हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड पेट्रोलियम क्रूड। ठीक है सर, ये हो गया। नाउ विल कम टू द वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 9(3) एंड 9(4). ये बात करता है सर टैक्स पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज। इसमें रिवर्स चार्ज मतलब क्या होता है सर? रिवर्स चार्ज मतलब होता है टैक्स कौन पे करेगा? टैक्स कौन पे करेगा? क्लियर? यस, टैक्स कौन पे करेगा? रेसिपिएंट पे करेगा। यूजुअली कौन पे करता है सर? देखो, सप्लायर ने रेसिपिएंट को अगर गुड्स या फिर सर्विस दिया, ठीक है, तो मेजरली फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में क्या लगता है सर? टैक्स चार्ज होता है एंड सप्लायर विल पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। पर क्या सप्लायर अपनी जेब से पे करता है क्या? नहीं, अल्टीमेटली वो किससे लेता है? रेसिपिएंट से लेता है एंड देन गवर्नमेंट को देता है। यही होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। बट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में गवर्नमेंट ने ही कुछ सर्विसेज ऐसे नोटिफाई किए हैं जिसमें टैक्स कौन पे करने वाला है सर? डायरेक्टली रेसिपिएंट गवर्नमेंट को टैक्स पे करने वाला है। देखो, इससे ऐसा कोई रेसिपिएंट का फायदा नुकसान कुछ नहीं हुआ। दोनों ही केसेस में अल्टीमेटली बर्डन किसके ऊपर फॉल करता है? रेसिपिएंट के ऊपर। तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट से लेके सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स देता था एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट विल हिमसेल्फ पे टू द गवर्नमेंट। ठीक है, ये कंसेप्ट था आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का। ये आया क्यों सर? देखो, जैसे कुछ होते हैं अपने अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स जिनका जीएसटी में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर रेसिपिएंट को, मोस्ट प्रोबेबली द रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, वो लोग क्या कर सकते हैं सर? क्या टैक्स पे कर सकते हैं गवर्नमेंट को? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारी सर्विसेज हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे कि कब कौन से केसेस में आपका आरसीएम अप्लाई होगा। ठीक है, सो देखो 9(3) या 9(4) में दिया है आपका टैक्स पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। जो सप्लाई ऑफ सर्विस और गुड जो नोटिफाई करेगी गवर्नमेंट, उसमें क्या लगेगा आपका? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। एंड ये था आपका 9(3) और ये है आपका 9(4). 9(4) में क्या बोलता है? देखो, सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू स्पेसिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। हर चीज स्पेसिफाई की गई है। हम लोग 9(4) में आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, लास्ट आता है अपना 9(5) जिसमें टैक्स कौन पे करेगा सर? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा। Come to the section number 9(3) where first notified service is goods transport agency की सर्विस। ये सब पढ़ाने से पहले मेरे को आपको एक चीज पूछनी है, आपको क्या कभी कंफ्यूजन होता है आरसीएम की? जब हम लोग आगे भी सर्विसेज पढ़ेंगे कि रेसिपिएंट कौन है, सप्लायर कौन है, इसमें कंफ्यूजन होता होगा। काफी सारी ऐसी सर्विसेज है, स्पॉन्सरशिप सर्विस, ठीक है, अपनी सिक्योरिटी वाली सर्विसेज, ऐसी काफी सारी सर्विसेज है जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि रेसिपिएंट कौन है और सप्लायर कौन है। तो इस चीज के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? जो जैसे फॉर एग्जांपल आप, ठीक है, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए कहाँ गया? कोई शॉप में गया, कुछ चीज परचेज करने गया एंड मिस्टर ए ने क्या दिया? पैसा लिया। क्या? गुड्स। तो जो पैसा देता है वो कौन होता है? रेसिपिएंट होता है। ये चीज आप ध्यान रखना। क्वेश्चन में कभी भी बोलेगा, ठीक है, कि पैसा कौन दे रहा है। अगर पैसा, ठीक है, सामने वाला दे रहा है तो वो क्या होगा? आपका रेसिपिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोगों को ये चीज बहुत काम आएगी, तो प्लीज कीप इट इन माइंड। जो पैसा लेता है दैट इज सप्लायर, जो पैसा देता है वो क्या होता है? रेसिपिएंट होता है। ठीक है, चलो, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना आप लोग। इसमें क्या होता है कि अगर जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी
किसी स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स को, ये सारे स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स है, इनको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड करती है, तो इस केस में टैक्स कौन पे करेगा? दीज स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स विल पे टैक्स। ठीक है, आगे कंडीशंस है कि कौन से केसेस में जीटीए खुद पेमेंट करेगा, कौन से केसेस में दीज स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स विल पे जीएसटी। ठीक है, तो पहले मैं बताती हूँ कि स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स कौन कौन होते हैं। फैक्ट्रीज जो कि रजिस्टर्ड है अंडर और गवर्नड अंडर व्हाट? फैक्ट्रीज एक्ट। फिर सोसाइटी जो कि रजिस्टर्ड और कहां पे है? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड बाय अंडर एनी लॉ, एंड देन कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म जहां पर रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। तो इसमें आप क्या ध्यान रखोगी, मैंने ऐसा लॉजिक लगाती थी कि जो बड़े लोग हैं, ठीक है, जिनका टर्नओवर भी ज्यादा है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड भी है, वो लोग कौन क्या क्या करेंगे? रेसिपिएंट होंगे, और वो क्या करेंगे सर? टैक्स पे करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो ये सारे बड़े लोग हैं, फैक्ट्रीज, सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर रजिस्टर्ड पर्सन। अब ये पर्सन रजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट बोलेगा कि देखो भाई, तुम रजिस्टर्ड हो ना, तुम्हारा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है ना, तो तुम टैक्स पे कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर कौन पे टैक्स पे कौन करेगा? रजिस्टर्ड पर्सन। उसके बाद सर बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म, वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, ये आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में आ जाता है। क्या आ जाता है? कोई भी पार्टनरशिप फर्म चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे ना, वो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट में आएगी। लेकिन अगर आप देखोगे कि फैक्ट्रीज है, सोसाइटीज है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, तीनों क्या है? रजिस्टर्ड है। तीनों की तीनों क्या है सर? रजिस्टर्ड है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म भले रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट में फॉल करती है। एंड कोई भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये सारे हैं आपके स्पेसिफाइड रेसिपिएंट। फैक्ट्रीज, सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर रजिस्टर्ड पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म एंड सीटीपी। समझ गए? अब आते हैं अपन कहां पर आरसीएम नहीं लगता एंड वो एग्जेम्प्ट होता है। जब भी जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, वो लोग सर्विस देते हैं किनको? डिपार्टमेंट या फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल एजेंसी, इन लोगों ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया है सिर्फ और सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए अंडर सेक्शन 51। ठीक है, इनका कोई पर्पस नहीं बिजनेस करने का, सिर्फ क्यों रजिस्ट्रेशन लिया जीएसटी में? टू डिडक्ट व्हाट? टीडीएस अंडर सेक्शन 51। अदरवाइज ये लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेते। तो इनको अगर जीटीए ने सर्विस दी है, उस केस में ये क्या हो जाएगा सर? एग्जेम्पशन में फॉल करेगा एंड इसमें जीएसटी नहीं चार्ज होगा। ठीक है, आरसीएम नहीं लगेगा। ओके, देन और कौन सा केस है? जीटीए ने अगर किसको सर्विस दी है? किसी भी रेसिपिएंट को अदर देन स्पेसिफाइड। अदर देन स्पेसिफाइड मतलब हमने जो बीच में वो सर्विस पढ़ी ना स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स की, उनके अलावा अगर किसी रेसिपिएंट को जीटीए सर्विस देता है, उनकी सर्विस क्या हो जाती है सर? एग्जेम्प्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल्स है, अनरजिस्टर्ड सीटीपी है, तो इनको अगर सर्विस देंगे जीटीए तो फिर वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। सर रेसिपिएंट कौन होता है जीटीए सर्विस का? जो पैसा देगा। अब इस केस में क्या बोलते हैं? पैसे को भाड़ा, भाड़े को क्या बोलते हैं? फ्रेट। तो द पर्सन हु पेज और लायबल टू पे द फ्रेट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड कैरियर्स लोकेटेड इन व्हाट? टैक्सेबल टेरिटरी, वो होगा आपका रेसिपिएंट ऑफ जीटीए सर्विस। ठीक है, फर्दर नथिंग इन दिस एंट्री शैल अप्लाई टू सप्लायर। सप्लायर बोले तो जीटीए। जीटीए ने अगर रजिस्ट्रेशन ले लिया एंड उसके पास ना ऑप्शन होता है, वो चाहे तो एफसीएम में खुद टैक्स पे कर दे और चाहे तो वो सामने वाला आरसीएम में ही टैक्स पे करेगा रेसिपिएंट। तो अगर सप्लायर ने रजिस्ट्रेशन लिया है, ठीक है, एंड एक्सरसाइज कर लिया ऑप्शन टू पे टैक्स ऑन व्हाट? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, एंड सप्लायर इज यूज्ड इशूड अ tax invoice to the recipient and made declaration on the invoice that I am paying the tax on FCM basis. Okay, I am exercising this option to pay the tax on FCM basis. इस केस में कौन लाइबल होगा सर? खुद जीटीए लाइबल होगा। इसमें दो रेट्स ऑफ टैक्स होते हैं, 12% एंड 5%। ठीक है, अगर जीटीए जो है वो 5% टैक्स जो है वो एफसीएम में देता है तो आईटीसी इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर 12% पे वो टैक्स रेट देता है, उस केस में आईटीसी मिलेगा। ठीक है, अब आप देखो, अगर जीटीए सप्लायर रेसिपिएंट को 5% चार्ज करके देता है, खुद टैक्स पे कर रहा है, ठीक है, 5% कम रेट है,
तो इस 5% में गवर्नमेंट ने बोला है कि देखो आप कम रेट टैक्स लगा सकते हो, लेकिन उस केस में आपको आईटीसी मिलने की एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी। हाँ, लेकिन अगर आप 12% ज्यादा रेट ऑफ टैक्स देते हो तो फिर आपको उस केस में क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, सो देखो रजिस्टर्ड जीटीए, अब वही जीटीए तो पे करेगा ना टैक्स जो रजिस्टर्ड होगा। तो रजिस्टर्ड जीटीए ने एक्सरसाइज किया है ऑप्शन टू पे टैक्स इटसेल्फ, खुद से टैक्स पे करने वाला है। कितने रेट में, 12% में एफसीएम, तो कौन पे करेगा, जीटीए, एंड 5% में भी एफसीएम जीटी, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही जीटीए ने सेलेक्ट किया है कि मुझे एफसीएम में टैक्स पे करना है। बस ये ध्यान रखना 5% पे नो आईटीसी एंड 12% में आईटीसी मिलेगा। ठीक है, ओके सर। अभी एक और चीज देखना, यहां पर क्या कहा गया, 12% होगा तो आपको आईटीसी मिलेगा। ठीक है, अभी जो आईटीसी है आपने सेक्शन 16(1) एंड 16(2) में पढ़ा होगा कि ये सिर्फ उन्हीं को मिलता है दोज हु आर व्हाट, रजिस्टर्ड। ठीक है, तो रजिस्टर्ड है, अल्टीमेटली रजिस्टर्ड है, तो कौन टैक्स पे करने वाला है, जीटीए टैक्स पे करने वाला है। ये थोड़ा सा मैंने रिवर्स बता दिया आपको। ठीक है, अब अगर जीटीए ने एक्सरसाइज नहीं किया है ऑप्शन टू पे इटसेल्फ, फिर सिर्फ एक रेट ऑफ टैक्स बचता है, कौन सा सर, 5% वाला, जिसमें आरसीएम में कौन टैक्स पे करने वाला है, रेसिपिएंट टैक्स पे करने वाला है। ठीक है, 12% हो गया, 5% हो गया, पूरा जीटीए मैंने एक्सप्लेन कर दिया बहुत ही शॉर्ट में एंड अच्छे से डिटेल में। ठीक है, देखो अब सेकंड सर्विस है आपकी इंडिविजुअल एडवोकेट, इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग अ सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट्स। ये अगर ध्यान रखना लीगल सर्विस देते हैं, किसको, किसी भी बिजनेस एंटिटी को जो कहां लोकेटेड है सर, टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है। ठीक है, इस केस में टैक्स कौन पे करेगा, द वन हु इज बिजनेस एंटिटी, जो कि कहां लोकेटेड है सर, टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है। आप बोलोगे सर व्हाट इज द लीगल सर्विस, लीगल सर्विस में क्या होता है, कोई भी सर्विस एडवाइस की, कंसल्टेंसी, असिस्टेंस, रिप्रेजेंटेशनल सर्विस बिफोर एनी कोर्ट। अगर आप एडवोकेट हो, अपने क्लाइंट के बिहाफ में आप उनको रिप्रेजेंट करके रिप्रेजेंटेशनल सर्विस दे रहे हो बिफोर एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ठीक है, उस केस में आप क्या दे रहे हो, लीगल सर्विस दे रहे हो। किसको लीगल सर्विस दे रहे हो, किसी बिजनेस एंटिटी को दे रहे हो, तो उसमें आरसीएम लगेगा। ठीक है, बट कुछ केसेस में ये एग्जेम्प्ट भी होता है। तो ध्यान रखना जब भी ये वाला क्वेश्चन आएगा ना आपका इंडिविजुअल एडवोकेट या फिर लीगल सर्विस वाला, यू हैव टू फर्स्ट चेक कि जो बिजनेस एंटिटी है क्या उनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड करता है क्या। अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड करता है उसमें क्या लगेगा सर, आपका आरसीएम लगेगा। ठीक है, अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड नहीं करता है, 20 lakhs इज योर थ्रेशोल्ड लिमिट, तो 20 लाख से अगर एक्सीड नहीं करता है उस केस में आपको उसमें जीएसटी लगाने की नीड ही नहीं है, ना आरसीएम लगेगा ना एफसीएम लगेगा, डायरेक्टली वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, सो अगर कोई एडवोकेट, ठीक है, इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट कौन सी सर्विस देता है, लीगल सर्विस, किसको, बिजनेस एंटिटी को। जिस बिजनेस एंटिटी का अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर एक्सीड करता है तो आरसीएम लगेगा, मतलब ये बिजनेस एंटिटी टैक्स देगी। अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर एक्सीड नहीं करता तो फिर क्या लग जाएगा सर, आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है सर, ये एकदम शॉर्ट में मैंने बता दिया। अब अपन आते हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के केस में अगर सर्विस दिया जाता है किसको, बिजनेस एंटिटी को, उस केस में भी कौन टैक्स देगा सर, बिजनेस एंटिटी टैक्स देगी। ठीक है, अब आते हैं अपन फोर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करना है इसको। कोई भी पर्सन, एनी पर्सन अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विस देता है किसी भी बॉडी, कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म को जो कहाँ लोकेटेड है सर, टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, इस केस में टैक्स कौन देगा, तो डिपेंड करेगा। देखो एग्जांपल बताती हूँ मैं, ये आईपीएल एक इवेंट है जिसको स्पॉन्सर किया जाता है। ठीक है, तो अगर आईपीएल को स्पॉन्सर करती हूं मैं अकेले, कृष्णा इंडिविजुअल इज स्पॉन्सरिंग द आईपीएल, अब आप इसमें बताना कि सप्लायर कौन है और रेसिपिएंट कौन है, पैसा कौन देगा, स्पॉन्सरशिप के केस में पैसा कौन देगा, मैं, क्योंकि मैं उनको स्पॉन्सर कर रही हूं। ठीक है, मैंने उनको क्या दिया है, स्पॉन्सरशिप के लिए पैसा दिया है। ठीक, सो कृष्णा ने पैसा दिया आईपीएल वालों को, विच इज वाई कृष्णा इज व्हाट, रेसिपिएंट। ठीक है, एंड आईपीएल सप्लायर हो जाएगा। किस चीज का सप्लाई दे रहा है ये दे रहा है हमें स्पॉन्सरशिप की सर्विस दे रहा है, जिसका हम उनको क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। अब यहां पर देखना,
ये सप्लायर है, रेसिपिएंट। सप्लायर कौन हो सकता है? कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर रेसिपिएंट एकदम स्पेसिफाई कह दिया है इस प्रोविजन में कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म ही हो सकता है जो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है। उसके अलावा कोई रेसिपिएंट हुआ तो FCM लगेगा, मतलब सप्लायर टैक्स पे करेगा। ठीक है, सो देखो यहां पर मैं क्या कोई बॉडी कॉर्पोरेट हूं? नो, आई एम एन इंडिविजुअल, I am not a body corporate, I am not a partnership firm, and that's why here FCM is applicable, where IPL will give tax on FCM basis. But in case, second example में अपन देखते हैं, अगर कृष्णा लिमिटेड है, कृष्णा लिमिटेड है जो कि पैसा दे रहा है IPL को, तो रेसिपिएंट कौन होगी सर? बॉडी कॉर्पोरेट हो गई, and here RCM will be chargeable and कृष्णा लिमिटेड will pay tax under RCM। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। एनी पर्सन, सप्लायर, बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप हम क्या बन सकते हैं? रेसिपिएंट। ठीक है, तब जाके आपका RCM लगेगा। नाउ फिफ्थ एंट्री विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, CGSDUTLA, ये क्या बोलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी ने अगर कोई सर्विसेज दी है, किसको? बिजनेस एंटिटी को, उस केस में टैक्स कौन पे करेगा सर? बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगी। ठीक है, लेकिन सर यहाँ पर एक्सक्लूडिंग है, ये जो 5 सर्विसेज है, 4 सर्विसेज है, इनमें RCM नहीं लगने वाला। ठीक है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं इन डिटेल इन एग्जाम्शन चैप्टर। 1-2 लेक्चर्स के बाद आपका एग्जाम्शन चैप्टर का मैं फुल फ्लेज्ड रिवीजन कराऊंगी। आई हैड प्रिपेयर्ड माय नोट्स फॉर एग्जाम्शन चैप्टर, सो वो जरूर आप देखना, सारी चीजें बहुत अच्छे से मैंने क्लियर करवाई है। ठीक है, अब लेट्स कम टू दिस। यहां पर अगर अपन देखते हैं 5A में, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी ने सर्विसेज दिया है किसको? बाय वे ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेंटिंग की सर्विस दिया है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को। रेसिपिएंट कौन हो सकता है? कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन हो सकता है। उस केस में टैक्स कौन देगा सर? ये रजिस्टर्ड पर्सन तो देगा, बट इसके अपन को कुछ स्पेसिफाइड केसेस पढ़ने हैं। देखो, सबसे पहले अगर रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी में सप्लायर अदर देन गवर्नमेंट है, ठीक है, एंड सेकंड केस में मैंने बताया है कि अगर रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी में सप्लायर कौन है? गवर्नमेंट है। तो दोनों ही केस में मैं इंप्लीकेशंस बताती हूँ। देखो, इफ रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी के केस में सप्लायर कौन है? अदर देन गवर्नमेंट है। पर्पस आपको पता करना है सबसे पहले तो, अगर रेंटिंग का पर्पस रेसिडेंशियल है और रेसिडेंशियल में भी पर्सनल रेसिडेंसी है, मतलब आपने किसी को घर रेंट पे दे दिया, किसी फैमिली को, ठीक है, दैट इज व्हाट योर पर्सनल रेसिडेंसी का पर्पस। तो वहां पर अगर आपके जो रिसीवर है वो भले ही रजिस्टर्ड हो, भले ही अनरजिस्टर्ड हो, ठीक है, कोई भी हो चलेगा, वो क्या होता है? हमेशा एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन सर अगर आप देखोगे कि रेसिडेंशियल में आपका जो पर्पस है वो स्टे ऑफ एम्प्लॉइज है, अगर आपने एम्प्लॉइज के स्टे के लिए वो जो आपका पर्पस है वो रेसिडेंशियल और अपना घर अपने रेंट पे दिया है, ठीक है, तो स्टे ऑफ एम्प्लॉइज दैट इज अ बिजनेस यूज। उस केस में आपको देखना है कि जो रिसीवर है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर वो रजिस्टर्ड हुआ देन उससे आप टैक्स ले लें, मतलब वो टैक्स पे करेगा RCM बेसिस पर। अगर रिसीवर अनरजिस्टर्ड है उस केस में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले रेसिडेंशियल पर्पस है, रेसिडेंशियल में भी अगर पर्सनल रेसिडेंसी है तो फिर ऑलवेज एग्जेम्प्ट, लेकिन अगर स्टे ऑफ एम्प्लॉइज के लिए है एंड वो बिजनेस पर्पस माना जाएगा, ठीक है, बिजनेस यूज के लिए, बिजनेस यूज के लिए एम्प्लॉइज को स्टे के लिए आपने वो रेंट पे दिया इमूवेबल प्रॉपर्टी। रिसीवर अगर रजिस्टर्ड हुआ तो RCM, रिसीवर अगर अनरजिस्टर्ड हुआ तो फिर एग्जेम्प्ट। नाउ विल टॉक अबाउट कमर्शियल पर्पस। रेसिडेंशियल हो गया, पर्पस क्या है आपका रेंट पे देने का? इमूवेबल प्रॉपर्टी कमर्शियल पर्पस है। उस केस में अगर सप्लायर रजिस्टर्ड हुए, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड हुए तो फिर आप सीधा गवर्नमेंट बोलेगा कि सप्लायर आप रजिस्टर्ड हो ना, आप मुझे टैक्स दे दो, ठीक है, बिकॉज यू आर रजिस्टर्ड, देन यू विल पे द टैक्स एंड पर्पस इज ऑल्सो व्हाट? कमर्शियल। लेकिन सर अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड हुए, ठीक है, तब आपको चेक करना है कि क्या जो रेसिपिएंट है जिनको मैंने रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का सर्विस दिया है, जो रेसिपिएंट है वो अगर रजिस्टर्ड है तो फिर हम इनसे टैक्स लेंगे, रेसिपिएंट से टैक्स लेंगे। वो भी अनरजिस्टर्ड है, सप्लायर भी अनरजिस्टर्ड है, तो GST कोई नहीं दे पाएगा, दोनों ही अनरजिस्टर्ड है, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा नो GST। समझ आ गया सर आपको? डन। नाउ विल कम टू दिस रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी वेयर सप्लायर इज व्हाट सर? गवर्नमेंट। अगर पर्पस रेसिडेंशियल हुआ दोनों, तो फिर ये पूरा जैसा अपन ने पहले पढ़ा था ना उसके जैसा है, सेम।
अगर पर्पस कमर्शियल हुआ तब आपको चेक करना है कि अगर रिसीवर रजिस्टर्ड हुआ तो आरसीएम, रिसीवर अनरजिस्टर्ड हुआ तो फिर एफसीएम। ठीक, ये हो गया सर डन। 5B क्या बोलता है, कोई भी पर्सन अगर ट्रांसफर करता है डेवलपमेंट राइट्स अगेंस्ट व्हाट, डेवलपमेंट राइट्स और फ्लोर स्पेस इंडेक्स इंक्लूडिंग एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स, ये राइट्स किसको ट्रांसफर किया जा रहा है, प्रमोटर को। प्रमोटर मतलब बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर, ये सब, इनको आपने डेवलपमेंट राइट्स वगैरह ट्रांसफर किया है, सो हु विल पे द टैक्स, प्रमोटर्स विल पे द टैक्स अंडर आरसीएम। सेकंड 5C क्या बोलता है, एनी पर्सन, किसी पर्सन ने अगर लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड में दिया है, अपनी लैंड लॉन्ग टर्म लीज पे दी है, किसको, प्रमोटर को। लॉन्ग टर्म लीज मतलब मोर देन और इक्वल टू 30 इयर्स की लीज पे अगर दिया है, अगेंस्ट व्हाट, कंसिडरेशन, अपफ्रंट अमाउंट हो सकता है या फिर पीरियोडिक रेंट हो सकता है, कोई भी कंसिडरेशन के अगेंस्ट में आपने लॉन्ग टर्म लीज पे दिया है अपना लैंड, तो फिर इसमें कौन टैक्स पे करेगा सर, प्रमोटर टैक्स पे करेगा। अपफ्रंट अमाउंट मतलब जो शुरू में आप पेमेंट देते हो ना, सलामी, प्रीमियम या फिर कॉस्ट प्राइस, डेवलपमेंट चार्जेस, कोई भी अपफ्रंट अमाउंट, तो वो आपका कंसिडरेशन कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। नाउ दिस डायरेक्टर वाला सर्विस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलता है सर यहाँ पर, अगर किसी डायरेक्टर ने कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट को जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, इनको डायरेक्टरशिप की सर्विस दिया, तो फिर टैक्स कौन पे करेगा। आप पहले बताना, सप्लायर कौन है और रेसिपिएंट कौन है। पैसा कौन दे रहा है, कंपनी, किसको, डायरेक्टर को। तो ये क्या हो जाएगी आपकी रेसिपिएंट है और डायरेक्टर क्या हो जाएगा आपका सप्लायर। ठीक है, सो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है, अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ठीक है, या फिर डायरेक्टर्स है who are not employees of the company, अगर वो इंडिपेंडेंट है, एम्प्लॉइज नहीं है कंपनी के, एंड दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विस इन द कैपेसिटी ऑफ व्हाट, डायरेक्टर, ये टैक्सेबल होगा सर अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन सर अगर 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 डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है एंड ये डायरेक्टर रेम्यूनरेशन कंपनी की बुक्स में सैलरी बेसिस पर डिक्लेयर किया गया है, जिसका टीडीएस भी डिडक्ट होता है अंडर सेक्शन 192, इसको क्या आप सप्लाई मानोगे क्या? नहीं, मैंने सप्लाई चैप्टर में रिवाइज करवाया था कि स्केड्यूल 3 में फर्स्ट ही एंट्री है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप जहां पर होता है वहां पर जो भी कंसिडरेशन और जो भी इसको सप्लाई ही नहीं मानते हैं। ठीक है, बिकॉज दिस इज डन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ व्हाट, एम्प्लॉयमेंट। तो ये नॉन सप्लाई होता है, नॉन सप्लाई होता है, दैट इज नेगेटिव लिस्ट में रहता है स्केड्यूल नंबर 3 में। ठीक है, अब थर्ड वाला देखो, यहां पर फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, ये क्या होता है सर, अगर उन्होंने कोई प्रोफेशनल सर्विस दी है जो कि अदर देन सैलरीज डिक्लेयर किया गया कंपनी की बुक्स में, जिसमें टीडीएस भी कटता है 194J में, इसमें भी क्या लग जाएगा आपका, आरसीएम लग जाएगा। सिर्फ एक केस में नहीं लगेगा, जो है आपका, अगर वो डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय हुआ, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसने सर्विस दिया, टीडीएस भी कटता है अंडर सेक्शन 192, तो फिर ये हो जाएगा आपका नॉन सप्लाई। ठीक है, ये भी हो गया सर। नाउ एक क्लैरिफिकेशन है कि अगर अभी डायरेक्टर के 24 घंटे के कंपनी का ही डायरेक्टर होता है क्या? नहीं, उसने डायरेक्टरशिप अपना सर्विस दिया, वो पर्सनल कैपेसिटी में भी तो कुछ सप्लाई के ट्रांजैक्शंस कर सकता है कंपनी के साथ। अगर डायरेक्टर ने पर्सनल कैपेसिटी में कोई ट्रांजैक्शंस किया, कोई सर्विस दिया कंपनी को, तो उसमें हम ये आरसीएम के प्रोविजंस नहीं फॉलो कर पाएंगे, उसमें नॉर्मल जो भी उस ट्रांजैक्शन में जीएसटी इंप्लीकेशंस होंगे वो लगेंगे, जैसे कि सप्लाई सर्विसेज बाय डायरेक्टर इन पर्सनल और प्राइवेट कैपेसिटी टू कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट आर नॉट टैक्सेबल अंडर आरसीएम। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपका रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, डायरेक्टर के पास कुछ लैंड वगैरह होगी, कुछ बिल्डिंग होगी, ठीक है, या फिर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी जिसको उन्होंने रेंट पे किसको दे दिया, अपने कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट को दे दिया। ठीक है, दिस इज नॉट इन द कोर्स ऑफ इट्स डायरेक्टरशिप, इट इज इन पर्सनल कैपेसिटी। ठीक है, नाउ विल कम टू 7th, इंश्योरेंस एजेंट ने अगर सर्विस दिया है किसी भी पर्सन को, जो क्या कैरी करता है, इंश्योरेंस बिजनेस कैरी करता है, जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंश्योरेंस एजेंट कौन सी सर्विस दे रहा है, अपनी एजेंसी की सर्विस दे रहा है। बड़ा कौन है सर, इंश्योरेंस कंपनी। तो कौन टैक्स पे करेगा, आरसीएम के बेसिस पर इंश्योरेंस कंपनी टैक्स पे करेगी। अब गवर्नमेंट कहाँ सारे एजेंट को खोजते रहेगी, ठीक है, तो इनको फाइंड आउट करना ज्यादा इजी रहेगा कंपेयर टू दिस एजेंट्स, राइट। नाउ विल कम टू रिकवरी एजेंट। रिकवरी एजेंट ने अगर अपनी सर्विस दी किसी बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, कहाँ लोकेटेड है, टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, तो ऐसे में कौन टैक्स पे करेगा सर, दीस बैंकिंग कंपनी, एफआईज एंड एनबीएफसी। ठीक है, नाउ विल कम टू म्यूजिक
म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, ठीक है, देखो एक सेकेंड, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और द लाइक, इन्होंने अगर क्या सर्विस दी है, किस चीज का ट्रांसफर किया है, यूज और एंजॉयमेंट ऑफ अ कॉपीराइट दिया है, ठीक है, परमिशन दिया है कि आप ये यूज कर सकते हो, तो ये भी एक तरीके की सर्विस हो गई। और ये सर्विस लोग किसको दिए है, म्यूजिक ने, म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक कंपनी को, प्रोड्यूसर को और द लाइक लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। सो दीज पर्सन्स विल पे व्हाट, टैक्स अंडर आरसीएम। उसके बाद अपन आते हैं 9A में, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्यों इंपॉर्टेंट मैंने बोला, देखो अगर ऑथर भी ट्रांसफर करता है, परमिट करता है द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ अ कॉपीराइट, किसको ट्रांसफर करता है, पब्लिशर को ट्रांसफर करता है, जो कहाँ लोकेटेड है, टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है। उस केस में सर कौन टैक्स देगा, दिस पब्लिशर। अब जैसे ऑथर हो गए आपके TS गरेवाल, आपने शायद उसमें पढ़ा होगा 12th क्लास में, उसके बाद आपने मैथ्स में पढ़ा होगा RD शर्मा, ऐसे काफी सारे जो ऑथर्स है, ठीक है, इन लोग क्या करते हैं, पब्लिशर्स को क्या करते हैं सर, ट्रांसफर करते हैं राइट्स टू यूज, परमिट टू यूज इट, है ना। तो इस केस में जो पब्लिशर है वो टैक्स पे करेंगे, ठीक है। अब इन्होंने, ऑथर के पास एक ऑप्शन रहता है, ऑथर कैन चूज टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। किस केस में, अगर उसने रजिस्ट्रेशन ले लिया है अंडर CGST एक्ट एंड उन्होंने डिक्लेरेशन दे दिया है दैट मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ ऑप्शन टू पे व्हाट, टैक्स अंडर RCM, एंड उन्होंने इनवॉइस में भी इशू कर दिया है किसको, पब्लिशर को, ठीक। तो ये दो केसेस में, जैसे GTA में था ना, GT के पास ऑप्शन होता है, तो उसी तरह ऑथर के पास भी ऑप्शन होता है टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है सर। नाउ विल कम टू व्हाट, मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय RBI। अगर RBI ने ओवरसीइंग कमिटी कंस्टिट्यूट की है, ठीक है, जो सब चीज मॉनिटर करे, है ना, वो पूरी कमिटी बनाते हैं, कौन बनाता है, RBI बनाता है। तो ये जो ओवरसीइंग कमिटी फिर सर्विस किसको देगी, RBI को देगी, राइट। इन्होंने तो फॉर्म कर दी है। इस केस में टैक्स कौन पे करेगा सर, RBI टैक्स पे करेगा, ठीक है। नाउ विल कम टू दिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड को ही आप हाईलाइट कर लेना, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, सीधा लिखेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल AB एंड एसोसिएट्स डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ऐसा लिख दिया, आपने बोला अरे हाँ ये तो हमने RCM में पढ़ा था, इसमें तो RCM लगेगा। ध्यान से देखना, जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है वो इंडिविजुअल होना चाहिए, तभी RCM का प्रोविजन लगेगा। सो इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म और LLP, इनके अलावा सिर्फ कोई जो इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होगा, अगर उन्होंने बैंकिंग कंपनी, NBFCs, ठीक है, उनको सर्विस दिया है, उस केस में दे विल पे टैक्स ऑन RCM। लेकिन अगर सप्लायर खुद ही अपने आप में इतने बड़े लोग हैं, बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म है, तो फिर RCM क्यों लगेगा, ठीक है, उसमें RCM नहीं लगेगा। नाउ बिजनेस फैसिलिटेटर, अगर बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विस देता है किसको सर, बैंकिंग कंपनी को, तो बैंकिंग कंपनी टैक्स पे करेगी। सेम वे अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट का एजेंट है, अगर वो सर्विस देता है किसको, बिजनेस करस्पॉन्डेंट को, तो फिर बिजनेस करस्पॉन्डेंट विल पे टैक्स अंडर RCM। देन सिक्योरिटी सर्विस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कोई भी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, अगर वो प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी सर्विसेज टू अ व्हाट, रजिस्टर्ड पर्सन, जो कहाँ लोकेटेड है सर, टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है। एंड ये जो सिक्योरिटी सर्विसेज है, दिस इज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, जो सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड करते हैं जो कंपनीज, ठीक है, जो बॉडी कॉर्पोरेट्स, वो अगर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को अपनी सिक्योरिटी की सर्विस देते हैं, तो उस केस में जो रजिस्टर्ड पर्सन है ना, दे विल पे टैक्स। बट यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, अपने स्पॉन्सरशिप सर्विस में क्या पढ़ा था, याद है, सप्लायर कौन होता है, एनी पर्सन, यहाँ पर भी एनी पर्सन लिखा है, बट सप्लायर यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, ठीक है। रेसिपिएंट कौन हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है। नाउ नथिंग कंटेन्ड इन दिस एंट्री शैल अप्लाई टू होम, जो डिपार्टमेंट, जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ CGSGUT LA जिसने रजिस्ट्रेशन लिया है सिर्फ और सिर्फ TDS डिडक्ट करने के लिए अंडर सेक्शन 51, एंड जो रजिस्टर्ड पर्सन कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे करता है, ये दोनों ही केसेस में क्या ये वाली सर्विस की एंट्री अप्लाई होगी क्या, नहीं अप्लाई होगी, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट एंट्री, दैट इज, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वाला, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी पर्सन, यहाँ पर भी जो सप्लायर है वो कौन होना चाहिए, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। अगर इस सप्लायर ने कौन सी सर्विस दी है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस दी है, किसको, बॉडी कॉर्पोरेट को, जो कहाँ लोकेटेड है सर, टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है ना। अब जैसे यहाँ पर लिखा है, इसको मैं पहले आपको एक चार्ट बताती हूँ एंड उसके बाद ये
एक्सप्लेन करूंगी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली आपको एक्सप्लेन हो जाएगा, मतलब समझ आ जाएगा। कौन सा पर्सन लायबल है टू बी अंडर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस। तो देखो यहाँ पर भी दो ऑप्शन है, 5% टैक्स रेट एंड 12% टैक्स रेट। ध्यान रखना 12% टैक्स रेट पे मतलब आईटीसी क्या मिलता होगा, क्या इसमें मिलता होगा। और अगर आईटीसी मिलता है तो सेक्शन 16 में क्या पढ़ा था कि रजिस्टर्ड पर्सन ही आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, दे आर ओनली एलिजिबल। तो यहाँ पर है तो रजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर्ड है तो फिर एफसीएम में टैक्स पे कर दो। लेकिन 5% है तो आपको चीजें चेक करनी पड़ेगी। क्या चेक करना पड़ेगा सर? 5% के केस में सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, सप्लायर इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। एंड अगर रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है तो फिर आरसीएम लगाओ, तो फिर रिवर्स चार्ज लगेगा। लेकिन रेसिपिएंट भी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, सप्लायर भी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, तो इस केस में सप्लायर टैक्स पे करेगा जहां पे रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। अगर आपका सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो भाई उसी से टैक्स ले लो एफसीएम बेसिस पर। तो आपको यहाँ पे नोटिस किया आपने कि आरसीएम कब कब लगेगा। सिंपल सा केस है, आप तीन चीज चेक करना, 5% रेट ऑफ टैक्स रेट, उसके बाद रेसिपिएंट आपका क्या होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, सप्लायर क्या होना चाहिए, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। तो इन केसेस में क्या लगता है, आरसीएम। बाकी सारे केसेस में क्या लगता है, एफसीएम लगता है, ठीक है। नाउ यहां पर क्या लिखा है अब देखो, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल विच इज डिजाइन टू कैरी पैसेंजर, जहां पर कॉस्ट ऑफ फ्यूल क्या है सर, इंक्लूडेड है इन द कंसिडरेशन। जो भी हम लोग चार्ज करेंगे ना उसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल क्या करके देंगे, इंक्लूड करके देंगे, ठीक है। विच इज चार्ज फ्रॉम द सर्विस रेसिपिएंट, इन रेसिपिएंट से चार्ज करेंगे। एंड डोंट इशू एन इनवॉइस चार्जिंग सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% रेसिपिएंट, सर्विस रेसिपिएंट। डोंट इशू एन इनवॉइस 6% वाला, ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है कि आरसीएम सिर्फ और सिर्फ 5% वाले केस में लगता है। तो अगर वो 6% वाला इनवॉइस इशू करता है मतलब 12%, 6 तो 12 में तो हमेशा क्या लगता है, एफसीएम लगता है। इसलिए यहाँ पे लिख दिया कि अगर आरसीएम आपको लगाना है, आरसीएम इसमें लगेगा, अदर देन डोंट इशू 6% इनवॉइस, ठीक है। ओके, ये भी हो गया। इसमें एक छोटा सा ना क्लैरिफिकेशन जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या क्लैरिफिकेशन है कि देखो दो केसेस है, मैं बताती हूँ। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में कुछ छोटे छोटे डाउट्स आ रहे थे, जैसे कि मैं आपको कुछ पूछती हूँ, आपको अगर बस पकड़ के कहीं जाना है, आप गए, वो बस को रोका एंड उसमें बैठ गए, टिकट दिया और अपने जो भी डेस्टिनेशन होगा, जो भी लोकेशन होगा, आप वहां पे पहुंच गए। सेकेंड चीज हो सकता है कि आप किसी कंपनी के एम्प्लॉइज हो, आप लोगों को, सारे एम्प्लॉयज को रोज बहुत ज्यादा अपने घर से ऑफिस से घर ट्रैवल करना पड़ता है। सो व्हाट कंपनी डिड, कंपनी ने एक बस हायर कर ली आप सबके लिए, ठीक है, और उस बस में आप लोग जाते हो। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या इसको, आपने जो बस पकड़ के अपने लोकेशन पे गए, क्या इसको आप रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस बोलोगे? क्या आपने 40 रुपए की टिकट कटवा के क्या ऐसा बोलोगे कि मैंने बस रेंट पे ले ली? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर आपने सिर्फ अवेल किया है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस। बट इस केस में जो एम्प्लॉय है ना, सॉरी जो कंपनी है जिन्होंने बस को क्या किया, रेंट पे लिया है, फिर उनकी मर्जी वो कैसे भी यूज करे, उन्होंने रेंट पे ले लिया है। अब उनका यूजेज का पर्पस क्या था, एम्प्लॉयज का ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। तो उस केस में जो कंपनी है सर, ये आरसीएम में टैक्स पे करेगी, क्योंकि इन्होंने ली है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस, ठीक है। तो ये छोटा सा कंफ्यूजन था, तो जिसका क्लैरिफिकेशन इशू किया गया। क्या क्लैरिफिकेशन इशू किया गया? देयर मे अराइज डाउट एज वेदर आरसीएम एप्लीकेबल ऑन व्हाट, देखो ये सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स, एंड सेकेंड एंट्री सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। इस पे नहीं होगा, इस पे होगा, ठीक है। ये देखो, जहां पर बॉडी कॉर्पोरेट ने हायर किया है मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एम्प्लॉइज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, वहां पे रेंटर डिफाइन करेगा कि व्हीकल को कैसे कब यूज करना है, ऑपरेट करना है। तो ये फॉल करेगा आपका रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में, विच इज डिजाइन टू कैरी पैसेंजर, एंड बॉडी कॉर्पोरेट शैल पे टैक्स अंडर आरसीएम, ठीक है। उसके बाद आपका ये आ जाएगा, वेयर द बॉडी कॉर्पोरेट अवेज द पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, जैसे कि स्पेसिफिक जर्नी वोएजेस, जिसमें कि आपका क्या रहता है, रेंट पे नहीं लेते आप लोग। बस दोनों केस आपको समझ आ गया होगा। नाउ विल कम टू दिस, एक दो एंट्रीज बची है, फिर आपका ये लास्ट पेज खत्म, ठीक है। आ जाओ, जहां पर लेंडर और बोरोवर
किस चीज का लेंडर बोरोवर? सिक्योरिटीज आपने पढ़ा होगा, लैंड और बोरो हो सकती है। सिक्योरिटीज को अगर आप लैंड करते हो लेंडर, एंड जो बोरो करता है वो बोरोवर है, बट ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, इनके बीच कौन रहता है सर? इंटरमीडियरी रहता है। तो अगर लेंडर ने अंडर सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम कोई सिक्योरिटीज लेंड की है बोरोवर को, उस केस में बोरोवर विल पे टैक्स अंडर आरसीएम, क्योंकि ऐसे काफी सारे लेंडर्स होंगे, काफी सारे बोरोवर्स होंगे, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि बोरोवर जो है वो आरसीएम में क्या पे करेगा सर? टैक्स पे करेगा। सो देखो, अ पर्सन डिपॉजिट सिक्योरिटीज जो रजिस्टर्ड है इन हिज नेम, इन द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन, जो कि ऑन रजिस्टर्ड ऑन हिज बिहाफ विद अप्रूव्ड इंटरमीडियरी, किसी भी पर्सन के नाम पर वो क्या कर सकता है? सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग स्कीम ऑफ सेबी, ठीक है। एंड बोरोवर कौन होता है? जो बोरो करता है सिक्योरिटीज अंडर दिस स्कीम। तो लेंडर बोरोवर का डेफिनेशन भी बता दिया, ये भी बता दिया कि कौन टैक्स पे करेगा? बोरोवर, ठीक है। नाउ ये सारी सर्विसेज जो हमने पढ़ी है ना सर, ये थी आपकी सीजीएसटी एक्ट 2017 में। दो एडिशनल सर्विस, बाकी ये सारी सर्विस आईजीएसटी में भी सेम है, बट सिर्फ दो एडिशनल सर्विस है जो कि आईजीएसटी पर्पस से नोटिफाई किया गया है। कौन सी? कोई भी सर्विस जो सप्लाई करता है पर्सन, कहाँ लोकेटेड है? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, इंडिया के बाहर कोई पर्सन लोकेटेड है, वहां से वो कोई सर्विस सप्लाई करता है हमें, और हम कौन है? अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, ठीक है, एनटीओआर। इनके अलावा कोई सप्लायर है टैक्सेबल टेरिटरी में, तो ये पर्सन आरसीएम पे बेसिस पर टैक्स पे करेगा। एंड सेकेंड, अगर कोई पर्सन बाहर लोकेटेड है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी पे, और हम कौन है? इंपोर्टर है, तो मैंने क्या बताया था? इंपोर्टर इंटरस्टेट होता है, ठीक है, और क्या लगेगा? आपका आईजीएसटी लगेगा, प्लस आरसीएम में इंपोर्टर टैक्स पे करेगा, ठीक है। ठीक है सर, डन 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 डन। ये पूरा हो गया अपना 9(4). मैंने बताया था स्पेसिफाइड क्लास ऑफ रेसिपिएंट, स्पेसिफाइड क्लास ऑफ गुड्स और सर्विस, ये जो स्पेसिफाई किया गया है, गवर्नमेंट ने बोला है कि इसमें कौन टैक्स पे करेगा? आरसीएम में रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। बताती हूँ, देखो, अगर वैल्यू ऑफ इनपुट या फिर इनपुट सर्विस, देखो आपने कुछ कंस्ट्रक्शन किया, आप बिल्डर हो, प्रमोटर हो, ठीक है, आपने कुछ कंस्ट्रक्शन किया और जो भी आपने इनपुट परचेज किया है, इनपुट सर्विस लिया है, ठीक है, और वो कहां से परचेज किया है? रजिस्टर्ड सप्लायर से। तो यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया था कि अगर आप इनपुट और इनपुट सर्विस किसी रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज करते हो, तो आपको एटलीस्ट उससे 80% चीजें जो है ना, वो रजिस्टर्ड सप्लायर से ही परचेज करनी है। अगर आपने 80% से कम, मान लो 60%, 60% जितना परचेज किया किसी रजिस्टर्ड सप्लायर से, तो जो 20% शॉर्टफॉल है ना, ये 20% पे आपको आरसीएम देना पड़ेगा। बाकी में इट इज नॉर्मल, पर स्पेसिफाई कर दिया है। क्या स्पेसिफाई कर दिया है? अगर वैल्यू ऑफ इनपुट और इनपुट सर्विसेज जो परचेज किया गया है फ्रॉम व्हाट? रजिस्टर्ड सप्लायर, वो लेस देन है 80%, तो उस केस में प्रमोटर क्या करेगा सर? जीएसटी पे करेगा ऑन व्हाट? रिवर्स चार्ज बेसिस अंडर सेक्शन 9(4) at the rate of 18% to the extent of 80%। अगर 60% भी रजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदा है ना, तो टू दी एक्सटेंट ऑफ 80%, मतलब 20% में कौन टैक्स पे करेगा? प्रमोटर टैक्स पे करेगा। उसके बाद अगर सीमेंट है, वो अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से क्या बोलना चाहिए, रिसीव किया है, तो भी क्या कौन पे करेगा? टैक्स, प्रमोटर टैक्स पे करेगा 28% के रेट से आरसीएम में। देन आपका लास्ट है कैपिटल गुड्स, जो कि कौन पे करेगा? प्रमोटर ऑन आरसीएम। समझ आ गया कब आरसीएम लगेगा और कब नहीं लगेगा? ठीक है। 9(5) नोटिफाइड सप्लाईज थ्रू ईसीओ, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या बोलता है सर? देखो, मैंने चार जो सर्विसेज है ना, उसको एक डायलॉग के थ्रू थोड़ा सा जो कीवर्ड्स है वो रिटेन रखने के लिए ऐसे ही बनाया था। देखो, अगर मैं अकेले जाऊंगा तो कैब करके जाऊंगा, ठीक है। अगर फ्रेंड्स के साथ गया तो ओमनी बस से जाऊंगा। तो एक हो गया कैब और एक हो गया ओमनी बस, ठीक है। कहाँ जाऊंगा? अकेले गया तो मैं होटल में जाऊंगा, ठीक है। और अगर फ्रेंड्स के साथ गया तो मैं कहाँ जाऊंगा? रेस्टोरेंट जाऊंगा। तो कैब, ओमनी बस, फिर कैब से जाऊंगा अकेले तो फिर कहाँ? होटल, और फ्रेंड्स के साथ कहाँ जाऊंगा? रेस्टोरेंट जाऊंगा। फिर घर जहाँ के मुझे क्या करना रहेगा? हाउसकीपिंग की सर्विस लेनी पड़ेगी। तो ये सारी सर्विस जो है वो ईसीओ के थ्रू जो दी जाती है, उसके अपन जीएसटी इंप्लीकेशंस देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं चार्ट बताती हूँ। ईसीओ 9(5) में लिखा है कि अगर आप कैब के थ्रू सर्विस देते हो ईसीओ वाली, उसमें टैक्स कौन पे करेगा? ईसीओ टैक्स पे करेगा, ठीक है। फिर उस केस में आपका सप्लायर चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, फर्क नहीं पड़ता, टैक्स कौन पे करेगा सर? ईसीओ टैक्स पे करेगा। आपने अगर ऑटो लेकर,
ठीक है, वो सप्लायर है, आपने बुक किया रैपिडो से बुक किया, ठीक है, तो ये सप्लायर हो गया। फिर ये ईसीओ जो है और आपके क्या हो गया, रिसिपिएंट हो गया। तो गवर्नमेंट किससे टैक्स लेगा, सप्लायर को ढूंढता रहेगा क्या कौन था ऑटो वाला, रिसिपिएंट को ढूंढता रहेगा क्या, ठीक है। तो सप्लायर आपका भले रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ ईसीओ ईसीओ से हम क्या करवाएंगे सर, टैक्स पे करवाएंगे। 9(5) में ये लिखा है, ठीक है। सो टैक्स कौन पे करेगा, ईसीओ टैक्स पे करेगा, भले आपका सप्लायर क्या है, रजिस्टर्ड है, भले वो अनरजिस्टर्ड है। ओनली एक्सेप्शन है इसका ओमनी बस। अगर कोई कंपनी ओमनी बस की सर्विस देती है, ओमनी बस क्या होता है, कोई भी मोटर व्हीकल जो कंस्ट्रक्ट किया गया, अडॉप्ट किया गया टू कैरी व्हाट मोर देन 6 पैसेंजर्स एक्सक्लूडिंग ड्राइवर। ये जो ओमनी बस कंपनी ओमनी बस की सर्विस प्रोवाइड करती है, तो उस केस में ओमनी बस कंपनी ही क्या करेगी सर, टैक्स पे करेगी, ठीक है। उस केस में ईसीओ टैक्स पे नहीं करेगा। ये हो गया। कैब के बाद आप देखना रेस्टोरेंट वाला। रेस्टोरेंट वाले में क्या देखोगे, अगर टैक्स ईसीओ ही पे करेगा, भले ही आपका सप्लायर क्या हो, रजिस्टर्ड हो और अनरजिस्टर्ड हो। रेस्टोरेंट के केस में जोमेटो जैसे आपने कर लिया, ठीक है, आपने खाना मंगवा लिया, उस केस में टैक्स कौन पे करेगा सर, ईसीओ टैक्स पे करेगा, भले ही फिर आपका जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड है या फिर अनरजिस्टर्ड है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, इसमें भी एक एक्सेप्शन था और इसमें भी एक ही एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन है, अगर जो रेस्टोरेंट है वो साथ में अकोमोडेशन की सर्विस भी देता है, जिसका टैरिफ कितना है सर, 7500 से ज्यादा है, तो इस केस में रेस्टोरेंट टैक्स पे करेगा, ना कि ईसीओ टैक्स पे करेगा, ठीक है। अब अपन बाकी की दो सर्विस देख लेते हैं। होटल के केस में, जैसे अपना ओयो, होटल के केस में अगर होटल अनरजिस्टर्ड हुआ तो फिर उसी केस में सिर्फ टैक्स कौन पे करेगा, ईसीओ। लेकिन होटल अनरजिस्टर्ड होगा तो, अगर बट होटल रजिस्टर्ड हुआ तो फिर टैक्स कौन पे करेगा, होटल। वैसे ही आपका हाउसकीपिंग वाले में अनरजिस्टर्ड हुआ तो ईसीओ, अगर रजिस्टर्ड हुआ तो फिर कौन टैक्स पे करेगा, वही हाउसकीपिंग वाले, ठीक है। सो दिस इज द 9(5) का पूरा रिवीजन। अगर आप इसमें थोड़ा सा पढ़ लोगे तो आपको ज्यादा इजी भी पड़ जाएगा और समझ भी आ जाएगा, क्योंकि चार्ट के फॉर्म में तो मैंने इजीली बता दिया है। सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल और एनी अदर मोटर व्हीकल एक्सेप्ट ओमनीबस कंपनी। तो ये फर्स्ट सर्विस में क्या दिया था कि ईसीओ टैक्स पे करेगा, ठीक है। वैसे ही आपने चारों पढ़ लेने हैं, ठीक है। कोई भी डाउट होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हो। एंड यस, वहां पर भी आप डिस्कशन ग्रुप है मेरा, वहां पर आप स्टूडेंट्स लोग मिलकर डिस्कस करते हैं। सो और अगर कोई डाउट होगा तो मैं भी वहां पे इन्वॉल्व करके डाउट सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।